नमस्ते बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो कल जैसा आप लोगों ने पढ़ा कि सारणिक के गुणधर्म के बारे में, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारणिक के 7 गुणधर्म हैं जिनके आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो भी गुणधर्म को समझने में, तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, या कुछ जो पॉइंट समझ में ना आ रहे हों तो उनको भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम आगे की क्लास चालू करते हैं। तो जैसे जब कल आपने जो सारणी के गुणधर्म पढ़े तो उनके आधार पर क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, तो इस प्रकार से चलते हैं कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हम उनको लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि सिद्ध कीजिए और सारणी दिया गया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और उसके बाद है अगली पंक्ति है जेड एक्स वाई, और तीसरी जो पंक्ति है 1 1 1 और बराबर 0। ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सारणी को नोट कर लेंगे LHS पद। तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, अगला है जेड एक्स वाई 1 1 1। ये है LHS पद हमारा। तो देखो सारणी को हल करने का एक सिंपल से तो तरीका ये है कि हम सिंपल इसका विस्तार कर दें तो ये इसका मान 0 हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर हम विस्तार करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, आपको गुणा और जोड़ घटाना ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वजह से जो सारणी के गुणधर्म है उनको अगर इनमें शामिल करके इसको हल किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। तो जैसे पहला आपने एक गुण पढ़ा था इसमें कि अगर किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ के सभी अवयव सर्वसम हो तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। एक ऐसे ही आपने पढ़ा था इसमें प्रगुण कि अगर किसी भी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों, दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयवों को जोड़ दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे अगर हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति को चेंज करें या फिर दूसरी पंक्ति को चेंज कर लें, लेकिन दोनों को अगर जोड़ दें तो सारे अवयव समान हो जाएंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इनके अवयवों को जोड़ें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों के अवयवों को जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे कि R1, R लिखते हैं पंक्ति के लिए क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसलिए R से इसे करते हैं, और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं C, कॉलम, इसलिए उसको C से लिखा जाता है। तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2। कल आपने इसको पढ़ लिया था तो आपको समझ में आ रहा होगा कि R1 को किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं। R1 और R2 जो दो पंक्तियां हैं पहली और दूसरी, उनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे और जो योगफल आएगा उसे हम R1 के संगत अवयव के स्थान पर रखते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि R1 और R2 को जोड़ के संगत अवयव जो पहले और पहले पद हैं दोनों पंक्तियों के, अगर इनको हम जोड़ें तो क्या आएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, और उसको रखना है हमें R1 के पहले पद की जगह पर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब दूसरे पदों को जोड़ते हैं तो दूसरे पदों को जोड़ेंगे तो y प्लस जेड के साथ x को जोड़ दें तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसी प्रकार से तीसरे अवयवों को जोड़ेंगे और उसे पहले संगत अवयव, पहले पंक्ति के संगत अवयव के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई
प्लस जेड। अब चूंकि हमने दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं किया है तो उन्हें हम जैसे थी वैसे नीचे लिख देंगे। तो ये है जेड एक्स वाई 1 1 1। तो देख रहे होंगे बच्चों आप लोग कि पहली पंक्ति के सभी अवयव समान हैं, तो हम पहली पंक्ति के अवयव से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम पहली पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1, यहां भी बच रहा है 1। फिर बच रहा है दूसरी जो पंक्ति है उसको वैसे लिख देंगे जेड एक्स वाई 1 1 1। तो यहां पर देखिए बच्चों आप लोग कि R1 पहली पंक्ति और R3 तीसरी पंक्ति के सभी अवयव समान हैं, जो कि पहली पंक्ति के जो अवयव हैं एक और एक हैं, तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वो भी एक और एक हैं। क्योंकि दोनों पंक्तियों के अवयव समान हैं इसलिए इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि R1 बराबर R3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, या इसे 0 लिख सकते हैं, RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे फटाफट। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो या समझ में ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए जिससे हम आपको दोबारा इसे समझा दें। नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट कर पाए तो एक बार फिर से जल्दी से नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, इकाई का घनमूल हो तो फिर उसके बाद एक सारणिक दिया गया है 1 ओमेगा की घात 6 और ओमेगा की घात 8। दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उसमें ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 3 और ओमेगा की घात 7। फिर अगला जो स्तंभ है यानी अगली पंक्ति है ओमेगा की घात 7, ओमेगा की घात 8 और 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। सारणी दिया गया जिसकी पहली पंक्ति है 1 ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 8, दूसरी पंक्ति है ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 3, ओमेगा की घात 7, तीसरी पंक्ति है ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 7 और 1। ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम सारणी को नोट कर लेते हैं। तो सारणी दिया गया 1 ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 3 और ओमेगा की घात 7, ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 7 और 1। आप लोगों ने कक्षा 11 की किताब में सम्मिश्र संख्याएं एक चैप्टर पढ़ा था, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। उसके अंतर्गत आपने ओमेगा के बारे में पढ़ा था।
तो उसमें दो फार्मूले लिखे हुए थे। एक था ओमेगा की घात 3 बराबर 1 और दूसरा फार्मूला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। याद होगा आप लोगों को, देख के अभी समझ में आ रहा होगा, हाँ कभी ऐसा पढ़ा था। तो फिलहाल यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है आगे हल करने पे इस फार्मूले का उपयोग हो, तो फिलहाल हम इसे मिटा देते हैं। तो फार्मूला बचा अब हमारे पास ओमेगा की घात 3 बराबर 1, क्योंकि ओमेगा की घात 3 बराबर 1 अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ओमेगा की घात 6 बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ठीक है, उसके बाद अब जिस प्रकार से सारणिक अपने को देख लीजिए, इसमें तो सारणिक में जो मान पूछे गए हैं, जो मानों का प्रयोग किया गया है, उसमें ओमेगा की घात 3 एक बार आया है, एक बार ओमेगा की घात 6 आया है, एक बार ओमेगा की घात 7 भी आया है और एक ओमेगा की घात 8 भी आया है, जिसमें से हमने ओमेगा की घात 3 और ओमेगा की घात 6 के मान पता कर लिए हैं। तो बचे अब दो मान, ये ओमेगा की घात 7 और ओमेगा की घात 8, इनके मान भी पहले ही निकाल लें। तो ओमेगा की घात 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसे लिखें ओमेगा की घात 6 इंटू ओमेगा। जो गुणा करने पे आप लोगों को पता हो, गुणा करने से सजातीय पदों की घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए 6 और यहाँ ओमेगा की घात कुछ नहीं है लेकिन तो 1 मानी जाएगी, तो 6 और 1 7 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा की घात 6 का मान 1 होता है और इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की घात 7 का मान ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अगला मान है ओमेगा की घात 8 का, तो ओमेगा की घात 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की घात 6 इंटू ओमेगा की घात 2। ठीक है, ओमेगा की घात 6 का मान हमें पता है 1 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा की घात 8 बराबर, क्योंकि इसका मान 1 है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की घात 8 का मान ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो हम सारणिक में जो मान आए हैं उनकी जगह पर उनके जो हमने मान परिवर्तित करके लिखे हैं उनकी जगह पर उनको स्थानांतरित करेंगे। तो सारणिक अब हमारा हो जाएगा 1 ओमेगा की घात 6 की जगह पर 1 लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 8 की जगह पर लिखेंगे ओमेगा की घात 2। इसी प्रकार से ओमेगा की घात 6 की जगह पर फिर से 1 आ जाएगा, ओमेगा की घात 3 की जगह पर 1 लिखेंगे, ओमेगा की घात 7 की जगह पर क्योंकि यह आया था मान ओमेगा तो वो लिख देंगे। उसके बाद ओमेगा की घात 8 है, उसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर ओमेगा की घात 7 की जगह पर यहां से ओमेगा लिख लेंगे और उसके बाद फिर से 1। ठीक है, नोट कर लिया है, नोट करते जाइए इसे। तो अगला स्टेप जो होगा, अगर आप चाहें तो हम इसे घटा सकते हैं किसी भी पंक्ति को किसी भी दूसरी पंक्ति से। तो अगर हम इसके मानों को घटा लें तो 2 कम से कम 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर हम लिखें ऐसे इस प्रकार से कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2, तो C1 को बदलने के लिए हमें करना क्या है, C1 के अवयव से C2 का संगत अवयव घटा देंगे और जो आएगा उसे हम C1 की जगह पर लिखते जाएंगे। तो 1 से 1 को घटाएंगे तो आएगा 0, जो C1 के पहले पद की जगह पर लिखेंगे। उसके बाद दूसरे पद को लेंगे तो वो भी 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 होगा 0। फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घटाएंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जो कि दूसरे और तीसरे स्तंभ को नहीं परिवर्तित किया गया है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब जो कि हमारे पास पहले स्तंभ के 2 अवयव शून्य हो चुके हैं तो हम इसका प्रसार कर लेंगे।
तो प्रसार करेंगे। हमने बताया था किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम सारणी का प्रसार करें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो जो कि जैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, हमने कुछ क्वेश्चनों में पहली पंक्ति के आधार पर इसका प्रसार किया था। तो अब की बार हम इसके पहले स्तंभ के आधार पर इसका प्रसार करते हैं। तो पहले स्तंभ के जो पहला पद है चूंकि शून्य है तो इससे अगर प्रसार करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अगला पद लेंगे तो भी शून्य होगा, क्योंकि तीसरे पद में मान दिया हुआ तो तीसरे पद से सिंपल प्रसार कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और इनटू, तो ये लाइन, ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगी। जो बचेगा क्या, ये बचा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा और माइनस इसकी गुणा करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा की घात 3। इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर इस पद से करें तो माइनस ओमेगा की घात 4 और इस पद से करें तो प्लस ओमेगा की घात 3। अभी बच्चों हमने बताया था कि ओमेगा की घात 3 बराबर होता है 1। तो ओमेगा की घात 4 का मान अगर निकालें तो आएगा ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा। क्योंकि ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1 और इंटू ओमेगा बराबर आएगा ओमेगा, ये होगा ओमेगा की घात 4 का मान। तो यहाँ पर मान लगाएंगे तो ओमेगा की घात 3 की जगह पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की घात 4 की जगह पर आ जाएगा ओमेगा और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1 जुड़ के 2, और इन दोनों पदों से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी भैया हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि जिस प्रकार से ओमेगा की घात 3 बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से एक दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अगर हम यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालें तो 1 को पक्षांतर करना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि 1 प्लस की संख्या है तो पक्षांतर होके -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आएगा 1 -1, जो यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस और इसका मान है -1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, नोट करते जाइए भैया, नोट हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो इसे मिटा देते हैं जरा। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले से ही डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1 + a 1 अगला स्तंभ है 1 + b 1 + c बराबर, जो सिद्ध करना है हमें उसमें दिया गया है a b c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कायदे से इसे देख लेना, अच्छे से समझ लीजिए, और ना समझ में आए फिर से एक बार कमेंट कर दीजिए। हम दोबारा क्वेश्चन को बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक बार देखना है इसे। तो सबसे पहले हम अपना LHS पद लिख लेते हैं। ये हमारा LHS पद है। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे इसमें से कि पहली पंक्ति से A कॉमन ले लें, दूसरी पंक्ति से B कॉमन लें, और तीसरी पंक्ति से C कॉमन ले लें। तो आप सोच रहे होंगे अरे ये सर क्या बता रहे हैं, पहली पंक्ति में A तो है ही नहीं,
तो कॉमन कैसे हो जाएगा? ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पद होना ही चाहिए। अगर हम किसी पद से कोई पद कॉमन ले रहे हो वो ना हो, तो अगर वो मल्टीप्लाई से कॉमन हो रहा होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, अगर भाग से कॉमन हो रहा होगा तो वो गुणे में चला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और हमें इसमें से x कॉमन लेना पड़े तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो पहले पद में जो कि x स्क्वायर है, मतलब उसका होता है कि x इंटू एक्स, तो एक x यहां से बाहर निकल गया तो एक x बचा जो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब अगले पद में जो कि इसमें ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब हुआ a इंटू बी। अब इसमें x है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो इसमें का इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक x से गुणा और एक x से भाग की है। तो गुणा, और जितने से गुणा करेंगे उतने से ही भाग भी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब एक x कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया, तो जो पद बचा उसे लिखेंगे प्लस ए बी बटा एक्स। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो इसी आधार पर अब हम पहली पंक्ति से ए कॉमन ले लें, दूसरी पंक्ति से बी कॉमन ले लेंगे और तीसरी पंक्ति से सी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहां पे जरा, पहली पंक्ति से ए हमने कॉमन लिया, क्योंकि अब ये पद जो है एक बार इसे अलग से हम लिख के बता दे रहे हैं। तो 1 प्लस ए लिखा हुआ था, अब इसमें ए, पहले पद में ए है ही नहीं, तो जब ए कॉमन लेंगे, क्योंकि यहां पर ए नहीं है तो हमें ए से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो ये वाला ए कॉमन चला गया तो बचा क्या? 1 अपान ए, क्योंकि इसमें एक ए है तो कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा प्लस 1। क्लियर हुआ? अब ए जब बाहर निकाल दिया तो यहां बचेगा क्या? 1 प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर 1 लिखा हुआ है, ए नहीं है चूंकि, तो ए 1 का मतलब हुआ, एक का मतलब होता है ए अपान ए। कोई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे संख्या, किसी भी संख्या को उतने से ही भाग कर दीजिए, एक हो जाता है। तो जैसे 2/2 1 होता है, 4/4 1 होता है, 3/3 1 होता है, 10/10 1 होता है, उसी प्रकार से a/a भी एक ही होगा। तो चूंकि अब हमने a कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर? तो 1 अपान ए। इसी प्रकार से यहां से का a जब a कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 अपान ए। फिर अगली पंक्ति पे आ जाइए, क्योंकि यहां से हम b कॉमन ले रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 1 अपान b, यहां हो जाएगा 1 अपान b प्लस 1, यहां पर हो जाएगा 1 अपान b। समझ में आ रहा होगा? अब तीसरी पंक्ति से जो कि c कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपान c, यहां पे होगा 1 अपान c, और यहां पर हो जाएगा 1 अपान c प्लस 1। क्लियर हुआ? कॉमन लेना समझ में आया? अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करते रहिए और बताते जाइए क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहले हमने पहली पंक्ति से ए कॉमन लिया, दूसरी पंक्ति से बी कॉमन लिया और तीसरी पंक्ति से सी कॉमन ले लिया। जब ए बी सी बाहर हो गया तो यहाँ अंदर जो बच गए, जो सारणी के अंदर जो पद थे वो हो गए 1 अपान ए प्लस 1, 1 अपान ए 1 अपान बी, दूसरी पंक्ति में 1 अपान बी, 1 अपान बी प्लस 1, और तीसरा पद है 1 अपान बी। तीसरी पंक्ति क्या है? 1 अपान सी, 1 अपान सी, 1 अपान सी प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप इनको देखें, अगर हम इस प्रकार से इनको जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पद जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे 1 अपान ए, 1 अपान ए और 1 अपान ए जब जुड़ेगा तो 3/a हो जाएगा, और प्लस 1 अगले पद में जोड़े, अगले पद में जोड़े तो 1 अपान बी, 1 अपान बी, 1 अपान बी, तो ये हो जाएगा 3/b और प्लस 1। चूंकि पहले पद में अभी बताया 3/a प्लस 1, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/c प्लस 1। तीनों पद अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो क्या करें? अब क्या किया जाए? तो इनको पंक्तियों के आधार पर जोड़ दिया जाए। पंक्तियों के आधार पर जब इनको इस तरीके से जोड़ेंगे, ये पहला दूसरा तीसरा जोड़ लेंगे, तो क्या होगा? किसी इस प्रकार से लिखेंगे 1 अपान ए प्लस 1 प्लस 1 अपान बी प्लस 1, 1 अपान सी। क्लियर हुआ? तो अब जैसे इनको जोड़ेंगे तो भी यही आएगा। देखिए 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1। ठीक है ना? ऐसे तीसरे स्तंभ को जोड़िए तो 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी प्लस 1। क्लियर हुआ? बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये पद कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे
कि R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ R1 चेंज ही करें, R1 की जगह पर R2 लिख सकते हैं, R3 भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं यहाँ पे तीनों में से। तो अब अगला स्टेप हो जाएगा A B C। अब जब ये जुड़ जाएंगे, एक मिनट थोड़ा इधर से रफ कर लेते हैं सर, क्योंकि लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन को भी LHS पद रफ कर देते हैं, RHS रोक के रखते हैं, क्योंकि लास्ट में आंसर भी देखना पड़ेगा उसका। तो जब इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। क्लियर हुआ? अब अगले पद को जोड़ें तो ये हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। फिर तीसरे पंक्तियों को जोड़ें तो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। क्लियर हुआ? तो चूंकि ABC पहले से लिखा हुआ था वो नोट कर लेंगे। उसके बाद चूंकि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो उनको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो जाएगा 1/B प्लस 1 और 1/B। तीसरी पंक्ति क्या हुआ है 1/C और 1/C प्लस 1। क्लियर है? इसको मत देखना, वो लास्ट में उधर पड़ा रहेगा। तो अब इसमें से देखिए पहली पंक्ति में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C और प्लस 1 ये कॉमन मिल रहा है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि बाहर A B C पहले से है। जो कॉमन लेंगे तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1 ये कॉमन हो जाएगा। तो जो बचेगा वो होगा यहाँ पे 1 और ये भी 1। यहाँ बचा 1/B 1/C 1/B प्लस 1 1/C 1/B 1/C प्लस 1। ठीक है? तो अब चाहे तो हम ऐसे ही प्रसार कर सकते हैं इसका, या थोड़ा और आसान करना चाहें तो इन दो को घटा लें तो एक पद 0 हो जाएगा, इन दोनों स्तंभों को घटा लें तो एक पद 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ठीक है? एक बार में दो ही पंक्तियों को या किसी दो स्तंभों को ही चेंज करेंगे, तीनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा A B C इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1 इंटू, जब इनको घटाएंगे तो C1 की जगह पर हमें C1 के अवयव और C2 के संगत अवयव को घटा के जो मान बचेगा उसे हम C1 की जगह पर लिखेंगे। तो 1 से 1 घटेगा तो 0। 1/B में से 1/B प्लस 1 घटाएंगे तो इधर घटा के दिखा देते हैं। 1/B में से 1/B प्लस 1 हमें घटाना है, तो 1/B माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह संख्या जब चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस की मानी जाएगी। तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस 1/B और प्लस माइनस फिर -1, क्योंकि ये कट जाएंगे तो आंसर आएगा इसका -1। तो यहां पर आ जाएगा -1। ये दोनों समान पद हैं, घटेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से C2 को चेंज करेंगे, C2 में से C3 को घटाना है तो 1 - 1 करेंगे तो 0। 1/B प्लस 1 में से 1/B माइनस करेंगे तो 1/B कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। उसके बाद इसमें से घटाएंगे 1/C में से 1/C कट जाएगा, 0 होगा, और चूंकि लेकिन -1 यहां से आ जाएगा तो वो -1। अगला तीसरा स्तंभ में 1/B और 1/C प्लस 1। ठीक है? समझ में आ रहा होगा? नोट करते जाइए। तो अगला स्टेप होगा अब इसका, अब जो कि यहाँ पर बहुत सी सारणी जो है बहुत हल्का हो चुका है, अब हम इसका प्रसार कर लेंगे क्योंकि 2 पद 0 भी हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा A B C
इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू, चूंकि पहली पंक्ति का पहला पद 0 है, पहली पंक्ति का दूसरा पद वो भी 0 है, तो पहली पंक्ति के हिसाब से अगर प्रसार करें तो पहला पद 0 होगा, दूसरा पद भी 0 हो जाएगा, बस तीसरे पद में 1 है तो उससे प्रसार कर लेते हैं, तो 1 इंटू हो जाएगा, क्योंकि 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है हम उसे छोड़ देंगे, जो पद बचेगा तो इनकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो -1 और -1 की गुणा करेंगे तो आएगा 1, और माइनस जो हमने बताया था दोनों पदों की गुणा के बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, तो 0 और 1 के बीच गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू, और 1 की गुणा करेंगे तो 1, जब 1 से गुणा करेंगे, 1 से किसी पद को गुणा करिए तो वही पद सेम आ जाता है, तो जाएगा ABC इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये मुझे आपका प्रूफ हो चुका है, नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को रिवाइव करके फिर से एक बार इसे देख लीजिए, अगर न समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। आप जितना कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम आपको अच्छे से कंटेंट दे सकेंगे और अच्छे से समझा सकेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी हमने पिछली क्लास में देखा कि जो इससे पहले 2-4 दिन पहले की क्लास थी उसमें व्यूज़ बहुत अच्छे आए थे, बहुत बच्चों ने देखा उसे, बहुत अच्छी तरीके से समझा उसे, और बढ़िया से कमेंट भी किया, बताया भी, बहुत अच्छी क्लास लग रही है। लेकिन अभी 2 दिन की जो क्लासें हुई हैं उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, क्या कारण है उसका हमें भी उसका रीज़न जानना है, कि अगर क्लास आपको पसंद नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके बताइए, अगर पसंद आ रही है तो फिर आप उसे देख क्यों नहीं रहे हैं, अगर देख नहीं रहे तो उसका कुछ कारण होगा, तो कारण बता दीजिए कि स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल की वजह से, तो स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल के बाद तो हम देख ही सकते हैं क्लास को, उसे देखिए और बताइए कि आपको उसमें ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो क्लास को देखते रहिए और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप वीडियो को देखेंगे और आगे भी लाइक और शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। धन्यवाद।